जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एनालाइज सोलह पर। दोस्तों आज है 25 जनवरी की सभी शिफ्टों का एग्जाम आपका समाप्त हो गया। इनमें पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों में से अधिकतम डेली प्रश्न मिल गए, तो इन सभी प्रश्नों को आप देखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो प्रश्न आपको देखा जा रहा है, ये प्रश्न आपका कल की रिपीटेशन हुआ है। कल भी ये प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूची है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय संविधान में वर्तमान में दोस्तों आपका कितना अनुसूची है, तो 12 अनुसूची इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद वर्तमान में दोस्तों आपका अनुच्छेद की बात करेंगे तो 365 अनुच्छेद है और 25 भागों में विभाजित है। ठीक है, ये दोस्तों आपका वर्तमान समय का लेखा जोखा है। इसके अलावा आपका भारतीय संविधान जब मूल रूप से आपका बनकर तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को आपका बनकर तैयार हो गया था। तो उस समय आपका संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, कितने अनुच्छेद थे और कितने भागों में विभाजित था। तो उस समय की बात करें तो उस समय दोस्तों आपका 8 अनुसूची था या 22 भागों में विभाजित था और 395 अनुच्छेद उस समय भी था। अभी कहा जाता है दोस्तों लगभग 470 जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान में वर्णित है, लेकिन आपका जो अंतिम अनुच्छेद होगा 395 ही होगा, क्योंकि 395 के बाद आप कहीं नहीं सुने होंगे 396 अनुच्छेद, क्योंकि 395 अनुच्छेद में क ख ग ए बी सी डी जोड़कर इस तरह आपका 470 अनुच्छेद आपका संविधान में वर्णित है। तो ये भी प्रश्न आपका बना था कि भारतीय संविधान में कितने मतलब अंतिम अनुच्छेद कौन सा है, तो 395 अनुच्छेद ही राइट आंसर इसका था। ठीक है, तो ये प्रश्न दोस्तों आपका बना था आज के शिफ्ट में। देखिए एक प्रश्न बना था दोस्तों आपका पॉलिटिक्स है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत नियुक्त करता है। तो एक प्रश्न आपका यही बन गया कि महान्यायवादी है जो कि इसका जो नियुक्ति है कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। लेकिन आपका आर्टिकल पूछा गया था कौन से आर्टिकल के तहत करता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें संविधान का अनुच्छेद 76, संविधान का अनुच्छेद जो 76 है महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के लिए प्रदान किया है। ठीक है, तो आपका इसका अनुच्छेद 76 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भारत के महान्यायवादी मतलब कि कैग संघ कार्यकारिणी एक का एक हिस्सा होता है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। ठीक है, इसके अलावा सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तो ये भी प्रश्न आपसे बार बार बन सकता है। और इसके अलावा अगला है कि महान्यायवादी वर्तमान में कौन है, तो दोस्तों आपका कौन है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी रिकॉल मुझे नहीं हो पा रहा है कि भारत में के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है। ठीक है, पहले तो आपका वेणुगोपाल थे, लेकिन वर्तमान में भी कौन ये प्रश्न में पूछा गया था, हालांकि अभी तक रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका अनुच्छेद जो 165 है वो दोस्तों आपका किससे संबंधित है, तो राज्य के एडवोकेट जनरल से संबंधित आपका अनुच्छेद 165 है। इसके अलावा अनुच्छेद 148 है, मॉडल तौर पर कैग की नियुक्ति है और शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 53 ये दोस्तों आपका कल के शिफ्ट में पूछा गया था कि प्रत्येक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होता है, हर एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति भी आपके राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है अनुच्छेद 153 के तहत। तो ये भी क्वेश्चन कल आपके शिफ्ट में बना था। ठीक है, तो बहुत सारे जो क्वेश्चन है दोस्तों आपको बता दें कि जो अभी तक जितने भी शिफ्ट हुए हैं उनसे वही छप रहे हैं, मतलब कि रिपीट हो रहे हैं या तो उसके जुड़े तथ्य से आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आपके लिए पीडीएफ को एक तैयार किया गया है, क्योंकि दोस्तों अब तक के जो शिफ्ट में पूछे गए, अब तक लगभग 32 शिफ्ट में आपका एग्जाम हो चुका है। तो 32 शिफ्ट में पूछे गए 600 प्लस क्वेश्चनों का एक पीडीएफ तैयार किया गया है विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। ठीक है, जिसका जो शुल्क है मात्र 20 रुपये रखा गया है। तो जो लोग भी लेने के लिए इच्छुक हैं तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर सामने दिया गया है। ठीक है, तो आपको पहले क्लियर कर दूँ, ये पीडीएफ वही लोग लीजिएगा जो लोग कैपेबल होंगे। ठीक है, नहीं तो सभी शिफ्टों का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया गया है। 10 तारीख से जाकर आप देख सकते हैं हर दिन का हर पीडीएफ। ठीक है, तो जो लोग देना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा, आपको सारा जानकारी वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था कि कुचिपुड़ी सम्मान 2022 किसे दिया गया है। ठीक है, एक स्टूडेंट का कहना था कुचिपुड़ी सम्मान 2022 दिया गया है, लेकिन ऐसा कोई सम्मान दोस्तों मुझे प्राप्त अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन कुचिपुड़ी की बात करें तो ये आपका भारत का शास्त्रीय नृत्य है जो कि आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित है। लेकिन देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कुचिपुड़ी नृत्यांगना अपर्णा सीतासन को वैश्विक स्तर पर कुचिपुड़ी के क्षेत्र के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए जनवरी 2022 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित जरूर किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बताइएगा। इसके अलावा इसका क्वेश्चन में कुछ आपका लिंक में छूटा हुआ है तो इसको पूरा कर दीजिएगा। अगर ये आपका पुरस्कार था राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 तो इसका राइट आंसर आपका अपर्णा सतीसन हो जाएगा, जो कि कुचिपुड़ी नृत्य से ही संबंधित है। कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है,
एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था, त्रिपुरा के उपचुनाव से संबंधित कोई आपका प्रश्न पूछा गया था। ये व्यक्ति का नाम दिया गया था और पूछा गया था ये व्यक्ति है कौन से जगह से खड़े हुए थे। तो ये आपको बता दें कि अगरतला में भाजपा से कांग्रेस में लौटे सुरदीप रॉय बर्मन जीते। ठीक है, तो एक सुरदीप रॉय बर्मन आपका त्रिपुरा के उपचुनाव में जीता था, हालांकि आपसे नहीं पूछा गया होगा। एक दोस्तों आपका पूछा गया होगा मनिक शाह के बारे में, जो कि दोस्तों त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। तो रविवार को टाउन बारदोली निर्वाचन क्षेत्र विधानसभा उपचुनाव जीता था। तो मनिक शाह दोस्तों आपको बता दें बारदोली निर्वाचन क्षेत्र से आपका विधान उपचुनाव जीता था। तो यही मनिक शाह अगर आपका आया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर से जरूर कंफर्म कर दीजिएगा, जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं। ठीक है, तो त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री भी आपके मनिक शाह जी हैं, जो कि आपका 18,870 वोट से उनको मिला था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था गोची फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपको बता दें हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति का एक ऐसा गांव है जहां पर बेटी के घर जन्म लेने पर गोची जो उत्सव है मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। बेटी के जन्म पर पूरे गांव के लोग सभा में इकट्ठा होते हैं और इस दौरान पारंपरिक परिधानों में नाच गाकर उत्सव को धूमधाम से मनाते हैं। साथ ही गांव के सभी लोग बेटी को आशीर्वाद देकर उसके उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हिमाचल प्रदेश 100% राइट आंसर हो जाएगा। गोची उत्सव है जो कि हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है बेटी के जन्म लेने पर। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ का लोकनृत्य पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो लोकनृत्य है छत्तीसगढ़ से संबंधित है। हालांकि ऑप्शन स्टूडेंट के द्वारा बताए नहीं गए हैं, तो यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ के जो भी मुख्य लोकनृत्य उसको देखेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का लोकनृत्य है जनजातीय नृत्य है जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ के लोकगीतों में पांडवानी एक पांडवानी नृत्य जो कि बहुत ही लोकप्रिय है, ये भी एग्जाम का पार्ट बहुत बार बन चुका है। एक आपका भरथरी है, एक आपका चंदेनी है, ढोला मारू है, ददरिया है, बास गीत प्रमुख है। वही लोक नृत्यों में आपका शुआ, राउत नाचा, कर्मा, ककसार और गौड़ नृत्य प्रमुख है। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके एग्जाम में कंप्यूटर स्क्रीन पर छपा था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका फुटबॉल से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि फुटबॉल में जो गोल पोस्ट होता है, जो आप जहां पर आपका फुटबॉलर हैं जो कि गोल मारते हैं, उसका शायद ऊंचाई पूछा था। ठीक है, ऐसा ही प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो आपको बता दें कि पेनल्टी स्पॉट 10 यार्ड या 9.15 मीटर का होता है। इस पेनल्टी स्पॉट से गोल 11 मीटर की दूरी पर होता है। यार्ड में बात करें तो पेनल्टी स्पॉट से गोल 12 यार्ड गज की दूरी पर होता है। फीट में देखें तो पेनल्टी स्पॉट से गोल 36 फीट की दूरी पर होता है। ठीक है, तो हालांकि आपका ऊंचाई पूछा गया था और गोल पोस्ट से आपका एक और क्वेश्चन देखने को मिला था, हालांकि प्रश्न आपका मिल नहीं पाया है। तो गोल पोस्ट का ऊंचाई दोस्तों आपका क्या दिया गया था ऑप्शन में, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यहाँ पर शायद आपका नहीं मेंशन किया गया है पीडीएफ में। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है वह किस पर आधारित था। तो आपको बता दें जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है, पहली बात तो 1992 से 1997 ईस्वी तक चला था 8वीं पंचवर्षीय योजना। इस समय के साथ जो आपके प्रधानमंत्री थे, ये भी क्वेश्चन आपका बन चुका है, नरसिम्हा राव जी थे। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा गया था किस पर आधारित था। तो इस अवधि का जो मूल उद्देश्य था औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण था। यह योजना तकनीक विकास पर केंद्रित था। ठीक है, तो इसी से संबंधित कोई ऑप्शन आपको दिया गया होगा जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला था जो कि कृषि पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों आपका उद्योग पर आधारित था जो कि आपका 56 से 61 तक चला था। और तृतीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों आपका कब से कब तक चला था, ये लोग आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, बहुत बार हमने आपको बता चुका है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 1952 के ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला मेडल किसने जीता था, यानी कि स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत पदक ओलंपिक में किस व्यक्ति ने जीता था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो खासावा दादा साहेब जादव मतलब कि केडी जादव व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे। जादव ने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर भारत का परचम लहराया था। तो इसका राइट आंसर आपका केडी जादव हो जाएगा। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है 1952 का ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो ये आपका हेलसिंकी में हुआ था। हेलसिंकी दोस्तों आपका किसका राजधानी है, ये लोग आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था भील जनजाति से संबंधित आपका कथन दिया गया था, उसी में से आपको बताना था कौन सा कथन है जो कि सही है। तो आपको बता दें कि जो भील जनजाति है भारत की एक जनजाति है, मध्य भारत की जनजाति है जो कि सर्वाधिक विशिष्ट क्षेत्रों में फैली हुई भी जनजाति है। इसके अलावा भील जनजाति की बात करें तो ये आपका राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र में फैला हुआ है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान में एक अनुसूचित जनजाति है। भील त्रिपुरा और पाकिस्तान के सिंध से तारपाकर जिले में भी बसा हुआ है। तो इसका आंसर बताना दोस्तों मेरे पास की बात नहीं है, क्योंकि आपका कथन से संबंधित प्रश्न आ गया था। कथन स्टूडेंट को याद नहीं रहते हैं, 1 घंटा का एग्जाम रहता है, कितना ही प्रश्न आप याद करके आएंगे स्टूडेंट।
ठीक है। एक सौ पूछा गया था 2018 के एशियाई खेल में समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे, ठीक है। तो 2018 का एशियाई खेल दोस्तों आपको मालूम होगा, ये प्रश्न पूछा गया था, कहाँ हुआ था, तो इंडोनेशिया में हुआ था। लेकिन आज के शिफ्ट में पूछा गया था समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे। तो समापन समारोह के लिए दोस्तों रानी रामपाल को ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका रानी रामपाल हो जाएगा। इसके अलावा भारत 2018 एशियाई खेल की पदक तालिका में कुल 69 पदकों के साथ 8वें स्थान पे था, ठीक है। कितवें स्थान पे था, तो 8वें स्थान पे था। कुल कितना पदक जीता, तो 69 पदक जीता था। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा 2018 एशियाई खेल में भारत के लिए उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे। तो समापन समारोह पूछा गया है, तो अगले शिफ्ट में पक्का आपका उद्घाटन समारोह का पूछा जाएगा। तो ये आपके कौन थे, नीरज चोपड़ा, जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में आपका एकमात्र जो गोल्ड अवार्ड था, गोल्डन पदक था, वो आपका नीरज चोपड़ा लेकर आए थे। इसके अलावा एशियाई खेल 2018 इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित हुआ था। 18 अगस्त से 2 सितंबर के बीच इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता और मालेम्बिंग में खेला गया था। चीन 132 स्वर्ण पदक के साथ 132 स्वर्ण और कुल 289 पदक के साथ तालिका पर शीर्ष पे था। प्रथम पे कौन था, चीन था। और भारत दोस्तों क्यों स्थान पे था, भारत 8वें स्थान पे था, जो कि कुल 69 पदकों के साथ 8वें स्थान पे था। तो आपका 2018 के एशियाई खेल से दोस्तों आपका इससे ज़्यादा प्रश्न आपके नहीं बन सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप लोग अभी तक जो हमारा जो मॉक टेस्ट होता है, क्यूज होता है, मेमोरीज बेस्ड क्वेश्चन होता है आज के शिफ्टों पर आधारित, वो नहीं लिए हैं, तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। शुल्क मात्र 20 रुपये है। इसके साथ ही साथ अगर आप अपना PDF लेना चाहते हैं जिसमें आप अभी तक के शिफ्टों का प्रश्न उत्तर शामिल किया गया है विथ एक्स्ट्रा इफेक्ट के साथ, तो वो भी मात्र 20 रुपये में आपको दिया जा रहा है। लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर सामने आपको दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। दोनों का 20-20 रुपये है। अगर दोनों आप लेना चाहते हैं तो मात्र 30 रुपये में दोनों आपको मिल जाएगा। तो जो लोग इच्छुक हैं, लेना चाहते हैं, आप लोग जरूर से संपर्क कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर सामने आपको दिख रहा होगा। चलिए अगला जो प्रश्न से पूछा गया था, आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, ठीक है। तो वर्तमान में दोस्तों आपका राज्यपाल का नाम पूछा गया था। तो आपको बता दें आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। विश्वभूषण हरिचंदन दोस्तों आपके वर्तमान में राज्यपाल हैं, जो कि 2019 से ही आपके पदस्थ हैं, ठीक है। इसके अलावा वर्तमान में आपके मुख्यमंत्री की बात की जाएगी आंध्र प्रदेश के, तो YS जगनमोहन रेड्डी, ये भी दोस्तों आपका 2019 से ही पदस्थ हैं। तो आपका मुख्यमंत्री आपका YS जगनमोहन रेड्डी हैं और वर्तमान में राज्यपाल आपके विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका साक्षरता में कौन सा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका सबसे आगे है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका लक्षद्वीप था, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार 92.28% वाला जो राज्य है लक्षद्वीप भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो आपका लक्षद्वीप बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा आपका राज्य पूछा जाएगा कि साक्षरता के मामले में, तो आपका केरल है 93.91% के साथ सबसे सर्वोच्च स्थान पे आपका केरल है। इसके अलावा सबसे कम साक्षर वाला जो राज्य है आपका बिहार है। इसके अलावा दोस्तों आपको जो ये आपको पूछा गया था 2011 के जनगणना से पूछा गया था। 2011 का जनगणना आपका आज़ाद भारत का 7वां जनगणना था और आज़ाद भारत का जनगणना आपका 7वां था। आज़ाद भारत प्रथमा जनगणना 1951 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, ठीक है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों राउत नाच और सुआ नाच, ठीक है। राउत नाच और सुआ नाच एक और नाच दिया गया था, पूछा गया था कौन से राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों आज के फर्स्ट के वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ के सभी राज्यों का आपका सभी लोक नृत्यों को बताया था, वह आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो राउत नाच एक अनुष्ठानिक नृत्य है जो कि मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय के द्वारा किया जाता है। तो ओवरऑल आपका उसका जो राइट आंसर था आपका छत्तीसगढ़ राइट आंसर था, ठीक है। ये जो आपका राउत नाच है दीपावली त्यौहार के बाद देव उथनी एकादशी के दौरान किया जाता है। मुख्य रूप से यदुवंशी के द्वारा किया जाता है और नृत्य के रूप में पवित्र पौराणिक और धार्मिक परंपराएं भी हैं। इसके अलावा लोक नृत्य की बात करेंगे तो सुआ और राउत नाच एक आपका पता नहीं क्या होगा, कर्मा शायद होगा। तो सुआ राउत नाच कर्मा आपका पूछा गया था कौन से राज्य से संबंधित है, तो आपका छत्तीसगढ़ था। इसके बाद सुआ राउत नाच कर्मा ककसार गौर नृत्य आपका छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य आपका प्रमुख है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन तो पूछा गया था आपका अटल पेंशन योजना से पूछा गया था, अटल पेंशन योजना में कितने से कितने उम्र तक लोगों को लाभ प्राप्त कर सकते हैं इस योजना के तहत। तो अटल पेंशन योजना आपको बता दें कि भारत सरकार की तरफ से चलाई जाती है। इसका लाभ अगर आपको लेना है तो 18 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र होने से पहले तक
आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो आपका शायद 18 से 40 ऑप्शन में दिया गया होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और निवेश कर सकते हैं, 60 की उम्र तक आपको निवेश करते रहना होता है, और निवेश की जो राशि है जमा करने के लिए आपको मासिक, तिमाही और छमाही का विकल्प मिलता है। ठीक है, तो आपका 18 से 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा, और 60 साल तक आप उसमें निवेश कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, आपको बता दें, मौलिक कर्तव्य से संबंधित पूछा गया था कि मौलिक जो कर्तव्य है आपका कौन से संविधान संशोधन से संबंधित जोड़ा गया था। तो दोस्तों आपको बता दें मौलिक कर्तव्य के बारे में, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया था। आज का सबसे इजी प्रश्न दोस्तों आपका कौन था, तो आपका यही प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो आपको बता दें मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और कौन से संविधान से लिया गया था, तो रूस के संविधान से लिया गया था। और जब इस 1976 में आपका जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य, तो उस समय इसकी जो संख्या थी मात्र 10 थे। ठीक है, मात्र 10 थी, लेकिन वर्तमान में आपका 11 मौलिक कर्तव्य है। तो एक जो मौलिक कर्तव्य है वो जो जोड़ा गया था आपका 66वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में, जिस संविधान संशोधन से 6 से 14 वर्ष के बच्चे को मौलिक अधिकार शिक्षा का प्रदान किया गया था, उसी संशोधन में आपका एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तब जाके आप वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य देखते हैं। ठीक है, तो आपका मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद पूछेगा तो 51A में वर्णित है, एवं भाग पूछेगा तो 4A में वर्णित है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ईयर पूछता होगा तो 76 आपका बिल्कुल राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, हरि सेवक संघ का, हरि सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो हरि सेवक जो संघ है वह उसकी स्थापना है आपको बता दें 30 सितंबर 1932 को किया गया था। संस्थापक कौन थे, तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे। इसके अलावा हरिजन संघ महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में भारत में छुआछूत को मिटाने, हरिजन और दलित लोगों के लिए काम करने और भारत के दलित वर्ग के उत्थान के लिए स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है। इसका जो मुख्यालय था दिल्ली के किंग्स वे कैंप में है, इसका जिसकी भारत के 26 राज्यों में शाखाएं हैं। ठीक है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा 1932। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, अवोगाद्रो नियतांक का संख्या पूछा गया था, इसका मान पूछा गया था। तो बता दें आपके रसायन विज्ञान और भौतिक में एक मोल पदार्थ में अणुओं और परमाणुओं की कुल संख्या को अवोगाद्रो नियतांक कहते हैं। एसआई कायम इसका मान दोस्तों आपका कितना होता है, तो 6.022147 इंटू 10 के पावर 23 मोल -1 होता है। तो शायद आपका ये मान दिया गया था और कुछ सब ब्लैंक दिया गया था, तो शायद 10 के पावर 23 आपको उसमें फिल करना था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले अवोगाद्रो नियतांक की जगह पे अवोगाद्रो संख्या का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब उसे छोड़ दिया गया है। चलिए अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका कि 2018 के एशियाई खेल का समापन समारोह आपका हो चुका है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, बीसीसीआई के दक्षिण बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम अध्यक्ष पूछा गया था, आपका वर्तमान में अध्यक्ष पूछा जा चुका है। तो आपका बीसीसीआई मतलब कि इसका जो फुल फॉर्म होता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पहले 2 अध्यक्ष से RE ग्रांट गोवन थे। ठीक है, इसका जो स्थापना है 1928 में हुआ था, और 1928 से लेकर 1933 ईस्वी तक RE ग्रांट गोवन है जो कि बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे थे। वर्तमान में बात करें बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष आपके पूर्व की क्रिकेटर रोजर बिन्नी है। और रोजर बिन्नी दोस्तों आपको किसको रिप्लेस किए हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आपको बनता है। कल ही के शिफ्ट में बना था, सेबी की जो आपका अध्यक्ष था वो किसको रिप्लेस किया था, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बना था। ठीक है, तो सौरव गांगुली जी को रिप्लेस किए हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल बोर्ड है जो कि भारत में आपका क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करता है। और ठीक है, ये दोस्तों आपका खेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है बीसीसीआई, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका, कोशिका में लवक है जो कि कहाँ पाया जाता है। तो आपको बता दें लवक पादप कोशिका को कोशिका द्रव में पाए जाने वाला गोल एवं अंडाकार रचना है। इनमें पादपों के लिए सबसे महत्वपूर्ण रसायनों का निर्माण होता है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग के लवक में जीव की जगत का सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर मिला होगा तो सही है, नहीं मिला होगा तो कमेंट सेक्शन में जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं वो लोग बता दीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका, पंचमी पंचवर्षीय योजना किस पर फोकस था। तो आपको बता दें जो पंचमी जो पंचवर्षीय योजना है, पहली बात तो आपका
1974 से 1978 ईस्वी तक चला था। ठीक है, इसके अलावा 5वीं पंचवर्षीय योजना ने रोजगार, गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ और न्याय पर जोर दिया था। इसी के संबंधित आपका कोई ऑप्शन होगा। योजना ने कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर भी ध्यान केंद्रित किया था। 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया था। ठीक है, तो आपका बताइएगा इसका ऑप्शन दोस्तों आपको क्या दिया गया था। ऑप्शन तो स्टूडेंट नहीं बता पाए, आपका वाले ही क्वेश्चन तो बता दिए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका सबसे पुराना वेद। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, नहीं पूछा गया, कंफर्म तो नहीं है, लेकिन आप जरूर बताइएगा सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद दोस्तों आपका कौन है, ऋग्वेद है। ये कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने आपको बताने का काम किया था। सबसे पुराना वेद कौन है, तो ऋग्वेद है। इसके अलावा 1028 सूक्त आपके ऋग्वेद में सम्मिलित हैं। इसके अलावा 4 वेद हैं जो कि प्राचीन भारत के इतिहास में प्राप्त होते हैं। पहला ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। मंत्रों का उच्चारण आपके सामवेद में होता है। ये कल का आपका क्वेश्चन बना था। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका हिंदी का बना था, टांग अराना मुहावरा का अर्थ पूछा गया था आपसे। तो दोस्तों आपको बता दें, टांग अराना जो मुहावरा का अर्थ होता है आपका अड़चन डालना होता है। ठीक है, इसके अलावा इसका शब्द में वाक्य से प्रयोग किया जाता है। तो ये देखिए, रमा सभी के काम में टांग अड़ाती है, इसलिए उससे मोहल्ले में कोई बात नहीं करता। तो इस प्रकार आपका किया जाता है वाक्य में प्रयोग। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका विष्णु का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था आपसे। तो विष्णु का पर्यायवाची शब्द दोस्तों आपका क्या क्या होता है, तो दामोदर होता है, पीताम्बर होता है, जनार्दन होता है, मुकुंद होता है, गोविंद, कमलाकांत और लक्ष्मीपति और उपेंद्र होता है। एक क्वेश्चन ज्येष्ठ का भी आपका पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो ज्येष्ठ का पर्यायवाची शब्द भी आपसे पूछा गया था, हालांकि अभी हम पीटीएम में आपको शामिल नहीं कर पाए हैं। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था आपसे जीडीपी के बारे में कोई संबंधित प्रश्न कि जीडीपी सबसे ज़्यादा जो है किस वर्ष में आपका गिरा था। तो इस आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक दोस्तों आपको सबसे पहले बता दें कि रूसी रसायन शास्त्री मेंडलीव। ठीक है, सही उच्चारण आपका मेंडलीव है कि सन 1869 में आवर्त सारणी का एक नियम प्रस्तुत किया था, तत्वों को एक आवर्त सारणी के रूप में प्रस्तुत किया था। इसके कुछ महीने के बाद ही जर्मन वैज्ञानिक लोथर मेयर ने भी स्वतंत्र रूप से आवर्त सारणी का निर्माण किया था। तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका मेंडलीव 100% का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 1869 में मेंडलीव ने आवर्त सारणी का नियम जो कि प्रस्तुत किया था। 1869 में दोस्तों आपका गांधी जी का जन्म हुआ था। इस तरह करके आप इसको याद भी रख सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका खर्ची पूजा उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो खर्ची पूजा उत्सव की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है, जो कि 100% एकदम राइट आंसर आपका त्रिपुरा हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये जो त्यौहार है मुख्य रूप से त्रिपुरा में राज्य से उत्पन्न हुआ है और ये 10 दिनों की अवधि में मनाया जाने वाला त्यौहार है। और कब मनाया जाता है ये भी एग्जाम में आपका है, तो आता है तो जुलाई में आपका ये आपका जो बनाया जाता है पूजा उत्सव त्यौहार। इसके अलावा कौन से भगवान के सम्मान मनाया जाता है, तो शिव के भगवान शिव के सम्मान बनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष हजारों लोग अगरतला में इस मंदिर की यात्रा करते हैं, जिसमें वो देवताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मंदिर समिति जनता के आनंद के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम मेलों का आयोजन भी किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, त्रिपुरा। एक क्वेश्चन पूछा गया था रेशम मार्ग पर कब्जा किस शासक ने किया था, या रेशम मार्ग का शुरुआत भारत में किस शासक के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका कनिष्क हो जाएगा। राजा जो कनिष्क है ने भारत के लिए रेशम मार्ग का शुरू किया था। भारतीयों के लिए रेशम मार्ग को कनिष्क के द्वारा खोला गया था। रेशम मार्ग की स्थापना चीन के हान राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था। और रेशम जो मार्ग है यह चीन को पूर्वी यूरोप से भूमध्यसागरीय देशों और मध्य एशियाओं से जोड़ता है और भारत से होकर गुजरता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों को पूछा गया था आपका तमिलनाडु का कोई मंत्री के बारे में, तमिलनाडु का मंत्री के बारे में पूछा गया था। तो इसका तो आपका नहीं मिल पाया है, लेकिन आपको बता दें कि इस तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं आपके MK स्टालिन है। ठीक है, लेकिन मंत्री के बारे में कोई पूछा गया था तो इसका आप ही लोग बताइएगा कौन से मंत्रालय के मंत्री के बारे में पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों संयुक्त राष्ट्र भारत में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका रुचिका कंबोज हो जाएगा। रुचिका कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। इसके अलावा बात करें ये संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत के रूप में TS मूर्ति की जगह लेंगे। किसके जगह लेंगे, तो TS मूर्ति की। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें 1987 बैच के भारतीय विदेश सेवा IPS के अधिकारी रह चुके हैं और वर्तमान में भूटान में भारत के राजदूत में कार्यरत हैं। ठीक है, अब इससे पहले आपका भूटान में कार्यरत थी, अब आपका यूएन में स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त की गई हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था
कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं? तो दोस्तों आपको बता दें कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में आपका 7-7 खिलाड़ी होते हैं, तो आपका 7 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों हमने अभी पीडीएफ का आपका ये स्क्रीनशॉट भी लगा चुका है कि आपका प्रश्न आपका रिपीट होता है कि नहीं होता है, या पीडीएफ से प्रश्न आता है कि नहीं आता है। उसके लिए आपको यहाँ पीडीएफ का स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, जिसमें पूछा गया था एक दिन वॉलीबॉल में एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आपको बताए थे, उसी में आपको बता दी सभी खेलों का आपको इसमें शामिल कर दिए थे कि क्रिकेट में आपका 11 होते हैं, बास्केटबॉल में आपका 5 खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल में 9, रग्बी या फुटबॉल में आपका 15, इसके अलावा पोलो में 4, वाटर पोलो आपका कल पूछा गया था 7, इसके अलावा कबड्डी पूछा गया है आज 7, इसके अलावा हैंडबॉल में 7, खो खो में 9 और एक खिलाड़ी एक या 2 खिलाड़ी जिसमें होते हैं, बैडमिंटन में 2 खिलाड़ी, टेनिस में 2, स्क्वैश में 2, टेबल टेनिस में 2 और शतरंज और कैरम में 2 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, ये दोस्तों आपका पीडीएफ है जो कि बनाया गया है, पूरे शिफ्टों का एनालिसिस, एक शिफ्टों का क्वेश्चन को शामिल किया गया विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। अगर लेना चाहते हैं तो 9973741666 व्हाट्सअप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दिया गया होगा, वहां से जाके आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मात्र 20 रुपये इसका शुल्क रखा गया है जब तक आपका एग्जाम चलेगा, जब तक आपको पीडीएफ है जो कि प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ठीक है, तो आपको बता दें दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछा गया था, तो इस सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका जो कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर है। ठीक है, तो आपका राजस्थान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य देखें तो गोवा आपका सबसे छोटा राज्य हो जाएगा, और जनसंख्या की दृष्टि सबसे आपका जनसंख्या की दृष्टि सबसे भारत का राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश है। यहाँ देश की कुल जनसंख्या का 16.51% आवृत करता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा राज्य आपका कौन हो जाएगा? तो सिक्किम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल और जनसंख्या सारा की दृष्टि से आपको बड़ा छोटा राज्य को आपको बता दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका पंचायती राज व्यवस्था है, जो पंचायती राज है वो कौन से भाग में वर्णित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधानों का जो उल्लेख है हमारे भारतीय संविधान के भाग 9 में किया गया है, तो इसका राइट आंसर भाग 9 हो जाएगा। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद 243 से 243 ओ में पंचायत शीर्षक के तहत प्रावधान किया गया है। ये हिस्सा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये भी क्वेश्चन अभी आने वाले समय में आपके बनने वाले हैं, 100% लिखकर आप ले लीजिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था। अगर अनुसूची पूछेगा आगे आने वाले एग्जामों में तो आपका 11वां हो जाएगा, जिसमें राज्य विधानमंडल एवं पंचायतों में शक्तियों का बंटवारा कर पंचायतों को स्थानीय विषय से संबंधित कुल 29 विषय पर काम करने और योजना बनाने का अधिकार है, जो कि दिया गया था। एक क्वेश्चन देखिए, आरबीआई की स्थापना से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा गया था, स्टूडेंट्स आप बता रहे थे, तो आपको बता दें कि आरबीआई का स्थापना, आरबीआई मतलब कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। तो आपका राइट आंसर आपका 1935 हो जाएगा। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन जिसे 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई स्थापित किया गया था। वर्तमान में भी इसका जो मुख्यालय है आपका मुंबई में ही पड़ता है। इसके अलावा इसका जो राष्ट्रीयकरण है आरबीआई का, तो इसका राष्ट्रीयकरण आपका 1949 ईस्वी में किया गया था, जब भारत आजाद हुआ था उसके 2 साल के बाद। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए, अब हिंदी से पूछा गया था, पवन का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था आपसे। तो पवन का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो वायु हो जाएगा, हवा हो जाएगा, बयार, समीर, अनिल, पवन, प्रवंजन, तान्य, प्रभात, स्पर्शन, वात्य, मारुत, समीरन, मातस, ऋष्वा, ये आपका पवन का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा सफल का एक विलोम शब्द पूछा गया था, तो सफल का विलोम शब्द बहुत ही आसान है, हटा दीजिए तो सफल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हिंदी में पूछा गया था। ठीक है, प्रश्न पूछा गया था आपसे ये कि भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था कुन संसाधनों के साथ कौन से मॉडल पर आधारित था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हेराल्ड-डोमल मॉडल था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, ये आपका भारत का पहली पंचवर्षीय योजना था, जो कि 1951 ईस्वी में शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, और चला कब तक था? चला आपका 1956 से था, फिर 56 में ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना का स्टार्ट हुआ था, 56 से 61। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, तृतीय 61 से 66। ठीक, इस प्रकार आपका प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। ठीक है, इसके अलावा बात करें दोस्तों आपका कौन संस्थानों के साथ हेराल्ड-डोमल पर आधारित था? इसका जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, उद्देश्य भी आपसे एग्जाम का पार्ट बना है, तो मुख्य उद्देश्य केंद्र देश के कृषि विकास पर था, तो इसका एग्रीकल्चर इसका राइट आंसर हो जाता है, बार बार आता है। एक इसके अलावा ये योजना सफल रही थी, आपको मालूम होगा, इसने 3.6% की वृद्धि दर किया था, और इसका लक्ष्य था 2.1% का वृद्धि दर। ठीक है, इस योजना के जो अंतर्गत है अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए थे। ठीक है, तो ये योजना आपका
सफल रहा था। इसके बाद जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है वो दोस्तों आपका कौन सा मॉडल पर आधारित, उसको बता देते हैं, वो आपका महालनोबिस मॉडल पर आधारित, ठीक है। तो उसका राइट आंसर महालनोबिस। ये क्वेश्चन दोस्तों हेराल्ड डोमल। ये क्वेश्चन दोस्तों सेम टू सेम एकदम पीडीएफ का ही छपा है, जो कि अभी तक के बनाए गए शिफ्टों का प्रश्नों का संग्रह विथ एक्स्ट्रा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, उसी में से एक प्रश्न आपका छपा है। तो बहुत सारे जो प्रश्न हैं आपका रिपीट हो रहे हैं। तो इसके लिए दो हमारे चैनल के माध्यम से दो प्रयास किए जा रहे हैं। पहला तो आपका एक क्यूज कराया जाता है जो कि रात्रि 9 बजे होता है, जिसका भी शुल्क 20 रुपये है। और एक दोस्तों आपका जो पीडीएफ है, जो कि अभी तक आप 28 शिफ्ट में आपका कल तक था, आज 36 शिफ्टों का एग्जाम समाप्त हो गया। उनमें पूछे गए सभी प्रश्नों का जीके जीएस और करंट अफेयर्स का विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसका शुल्क भी मात्र 20 रुपये ही रखा गया है। अगर आप दोनों लेना चाहते हैं तो आप 30 रुपये पे करके आप दोनों में ज्वाइन हो सकते हैं। तो जो लोग भी इच्छुक हैं, आप व्हाट्सएप नंबर सामने आपको दिख रहा होगा, इस पर आपका संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, आपका बता दें 42वां संविधान संशोधन के तहत कौन सा शब्द जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों आपका 300 शब्द है आपका जोड़ा गया था, ठीक है। पहले आपको बता देते हैं कि ये आपका कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन। तो ये आपका दोस्तों आपका 1976 ईस्वी में आपका ये हुआ था। इस संशोधन के माध्यम से दोस्तों आपको बता दें तो जो भारत में मौलिक कर्तव्य है, संविधान में मौलिक कर्तव्य, वो भी दोस्तों आपका जोड़ा गया था यही 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में, ठीक। इस समय के जो प्रधानमंत्री थे, इस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। इसके अलावा दोस्तों बात करें कि कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था, आपको बता चुके हैं। ये आपका 42वां संविधान संशोधन, इसके माध्यम से 3 जो वर्ड है आपका जोड़ा गया था, वो आपको बता देते हैं कौन कौन सा वर्ड था। आपका कोई ऑप्शन में दोस्तों आपका एक ही दिया गया होगा, लेकिन हम तीनों वर्ड आपको शब्द बता देते हैं कि कौन कौन सा शब्द है जो कि आपका 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। पहला आपका समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष और तीसरा अखंडता, ठीक है। ये तीनों शब्द है जो कि आपके भारतीय संविधान में जोड़े गए थे, प्रस्तावना में जोड़े गए थे, प्रस्तावना में पहला जो आपका हुआ था वो आपका इसी संशोधन के तहत आपका हुआ था। इसके अलावा भाग 4 के कम है, अनुच्छेद कम है, आपका मौलिक कर्तव्य 10 को जोड़ा गया था। एक जो मौलिक कर्तव्य 6वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया है। तो ये दोस्तों आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 का था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आपको बता दें कि चीफ जस्टिस अली मोहम्मद मागरे बने जे के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, श्रीनगर में ली शपथ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका जस्टिस अली मोहम्मद मागरे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों का जो आपका उच्च न्यायालय है वो आपका एक ही है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए दोस्त पूछा गया था, समर ओलंपिक 2020 का कि कौन होस्ट किया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ऑप्शन में आपका शी जिनपिंग भी था और व्लादिमीर पुतिन भी था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों थोड़ा सा डाउट है क्या हो सकता है, लेकिन जो शी जिनपिंग है टू लॉन्च बेजिंग विंटर ओलंपिक्स विथ व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। ये दोस्तों आपका समर ओलंपिक पूछा गया था या विंटर ओलंपिक पूछा गया था, इसमें थोड़ा सा डाउट मुझे लग रहा है, क्योंकि जो समर ओलंपिक है दोस्तों आपका वो आपका टोक्यो में हुआ था और विंटर जो ओलंपिक है वो आपका चीन में हुआ था। तो अगर शी जिनपिंग आपका राइट आंसर होता है तो आपका विंटर ओलंपिक्स को लॉन्च किया था, मतलब होस्ट किया था, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में इसको एक बार क्लियरफाई कर दीजिएगा जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं। समर ओलंपिक की बात करें तो टोक्यो जापान में हुआ है और विंटर ओलंपिक चीन में हुआ है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, योजना आयोग का स्थापना से संबंधित कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था। तो स्वतंत्रता के बाद भारत ने योजना आयोग बनाने का एक औपचारिक मॉडल बनाया था, जिसके तहत योजना आयोग जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता था, इसके अध्यक्ष भी आपके प्रधानमंत्री ही होते थे। इसका जो खात्मा है आपका 2014 में शुरू किया गया था, लेकिन इससे पहले इसका शुरुआत कब किया गया था क्वेश्चन में आपसे पूछा था। तो इसका जो गठन है 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था और इसको खत्म कर दिया गया था 15 अप्रैल को 2014 ईस्वी में। इसके स्थान पर नीति आयोग का स्थापना हुआ था 2015 ईस्वी में 1 जनवरी को, ठीक है। तो आपका 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो अध्यक्ष होता है योजना आयोग का प्रधानमंत्री होता है, इसके साथ नीति आयोग भी बना है तो उसका अध्यक्ष सेम टू सेम है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिलता है, उसका भी अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री ही होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, हु अपॉइंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका द प्रेसिडेंट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। द इलेक्शन कमीशन इज हेडेड बाय द चीफ इलेक्शन कमीशन, CEC इज इट आल्सो कंप्राइज ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स देम फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। तो आपका राइट आंसर प्रेसिडेंट हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, अभिनंदन सरोजा पुरस्कार, ठीक है, वर्ष पता नहीं
कब पूछा, किसका 2022 का पूछा गया था या 21 का, लेकिन अभी हाल ही में जो 21 में आपका प्रदान ये पुरस्कार जो कि प्रदान किया गया है, किनको किया गया है, तो यह प्रख्यात नर्तकों की उनकी नृत्य कला प्रदर्शन और भारत की पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य रूपों को संरक्षण में योगदान के लिए दिया जाने वाला एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस पुरस्कार सरोजा वैद्यनाथ के जन्मदिवस पर शुरू किया गया था। और 2021 का जो आपका यह पुरस्कार है प्रसिद्ध कुचिपुड़ी भरतनाट्यम नृत्यांगना है अपर्णा सतीशन, जो कि शायद आपके ऑप्शन में भी था, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्लासिकल डांस के द्वारा अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार महान गुरु श्रीमती द्वारा दिया गया था। पद्म भूषण सरोजा वैद्यनाथ भारतीय शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में विरासत का सम्मान करते हुए अपर्णा को नृत्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन, कोरियोग्राफी और कौशल उद्यान कार्यों के लिए नामांकित किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका अपर्णा सतीशन हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था मिलेट क्रॉप्स कौन कौन सा है, ऑप्शन में आपका दिया गया था, ये बाजरा दिया गया था, ज्वार दिया गया था, इसमें से 2 बताना था कौन कौन से मिलेट क्रॉप्स है। तो मोटे अनाज वाली जो फसलें हैं जैसे कि आपका ज्वार है, बाजरा है, रागी है, सावा है, कंगनी है, चीना है, कोदो है। ठीक है, तो ये सभी जो आपका अनाज है सब मोटे क्रॉप्स का है, तो अपना छाट लीजिएगा। इसके अलावा कुटकी है, कट्टू को मिलेट क्रॉप कहा जाता है। मिलेट्स को सुपर फूड भी कहा जाता है क्योंकि इनमें पोषक तत्व अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 PMKVY इज लॉन्च 2016 से 2020 तक चला था। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है जो कि कार्य कर रहा है, जो कि भारत सरकार के अंतर्गत आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया सबसे इजी प्रश्न, सतरिया नृत्य शास्त्रीय नृत्य किससे संबंधित है। ये भी प्रश्न PDF से ही एकदम डायरेक्ट छपा है कि सतरिया नृत्य किससे संबंधित है। तो 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से परंपराओं में से एक नृत्य है असम का, ये शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। इस नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमंता शंकर देव थे। ये भी क्वेश्चन आपका बना है कि इस नृत्य के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ बात हो रहा है 8 शास्त्रीय नृत्य का। तो 8 शास्त्रीय नृत्य में तो एक आपका ये हो गया सतरिया। इसके अलावा बात करें तो कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है, सेकंड शिफ्ट में पूछा था। इसके अलावा बात करें तो मोहिनीअट्टम और आपका कथकली, मोहिनीअट्टम कथकली दोनों को रिलेट कीजिएगा तो ये आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा भरतनाट्यम जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि आपका तमिलनाडु का है। इसके अलावा मणिपुरी है जो कि मणिपुर का है। उड़ीसी है जो कि उड़ीसा का है। इसके अलावा एक है कथक जो कि उत्तर भारत यानी यूपी बिहार में ये किया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर यूपी में, तो उसका राइट आंसर उत्तर बिहार होता है। ठीक है, तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य आपको एग्जाम में पार्ट में बनते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश के रामपुर सीट से सांसद कौन बने हैं। तो उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव का परिणाम आपका आ चुका है और बीजेपी जो उम्मीदवार है घनश्याम सिंह लोधी। ठीक है, तो घनश्याम सिंह लोधी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने 42,192 वोटों से सपा उम्मीदवार असीम रजा को हराया था। किसको? तो असीम रजा को। विजेता कौन बना है? तो घनश्याम सिंह लोधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था सवाल है जो कि कौन से वर्गों का होता है या कौन से वर्गों में रखा गया है सवालों का। तो सवालों का जो वर्गीकरण है क्रिप्टोगेम के थेलाफाइटा वर्ग में किया गया है, तो थेलोफाइटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह पौधे निम्न श्रेणी के होते हैं जिनमें पर्णहरित क्लोरोफिल 2 पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। पर्णहरित विद्यमान होने के कारण ये बहुधा रंगों के होते हैं। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिनका रंग लाल, भूरा अथवा नीला हरा होता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। ठीक है, तो सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया था। थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था सबसे ज़्यादा तो आपका लक्षद्वीप का था। इसके अलावा सबसे कम पूछा गया था तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर आपको दिख रहा होगा, लेकिन मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर शायद आपका पुडुचेरी है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में एक बार आप लोग बता दीजिएगा। इसके अलावा सबसे अधिक जो साक्षर वाला राज्य है वो आपका केरल है और सबसे कम साक्षर वाला राज्य है आपका बिहार है। ठीक है, ये आपका 2011 की जनगणना से पूछा जाता है क्योंकि अंतिम बार जो जनगणना आपका हुआ है वो आपका 2011 में ही हुआ है। ठीक है, जो कि आज़ाद भारत का 7वां जनगणना था। पहली बार जनगणना 1951 में हुआ है स्वतंत्र भारत में। इसके अलावा पहली बार जनगणना संपूर्ण रूप से 1882 में और ऐसे ही हुआ था 1872 में। ठीक है, तो संपूर्ण ऐसे आपका अलग अलग पूछा जाता है। एक पूछा गया था मेदाम जात्रा फेस्टिवल कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो बता दें आपको मेदाम जो जात्रा फेस्टिवल है भारत में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव है। ठीक है, सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव है। पवित्र और बहुप्रतीक्षित द्विवार्षिक उत्सव मेदाम जात्रा का शुभारंभ इस बार 16 फरवरी 2022 को हो गया था। 19 फरवरी 2022 तक मनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा मेदाम यात्रा की बात करें तो कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है जो कि तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समूह
समुदाय कोया जनजाति के द्वारा 4 दिनों तक मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका 4 दिन हो जाएगा। इसमें आपको 3-4 प्रश्न आपको मिल गया होगा। पहला तो यही कि कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा है, मेदाराम यात्रा है। इसके अलावा किस राज्य में मनाया जाता है, तेलंगाना में मनाया जाता है। इसके अलावा कौन से जनजातीय समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, तो कोया जनजाति समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। और कितने दिनों तक, तो ये 4 दिनों तक। ये तो आपका आज पूछा ही था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, जजों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो जजों का जो नियुक्ति होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों से परामर्श लेकर सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति खुद राष्ट्रपति ही करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 124(2) में बताया गया है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श इस नियुक्ति में अहम माना जाता है। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 207 राज्यों की इन्हीं से संबंधित है। ये कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI कौन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। राज्य के राज्यपाल से परामर्श से किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, क्वेश्चंस रिगार्डिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन डिवाइड्स इंडिया सेट्स डिवाइडेड ए वाई ओरिजिनेट, ठीक है। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा गया था। इसको आप लोग लैंग्वेज को सही करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ऋग्वेद के मंत्रों के समूह को क्या कहते हैं। तो वेद मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है। इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जिसमें एक देवत्व है तथा एकार्थ का ही प्रतिपादन करता है। ऋग्वेद के सूक्त विविध देवताओं की स्तुति करने वाले भाव से भरे गीत हैं। इनमें भक्ति भाव की प्रधानता है। यद्यपि ऋग्वेद में अन्य प्रकार के सूक्त भी हैं, परंतु देवताओं की स्तुति करने वाले स्रोतों को प्रधानता है। तो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो आपका 1028 सूक्त है, जो कि आपके एग्जाम का पार्ट बन चुका है। इसके अलावा सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद ही है। आपके इतिहास में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ठीक है। इसके अलावा है दोस्तों आपका ऋग्वेद सबसे पुराना है। इसके अलावा इसका जो रचना है 3500 साल पहले हुआ है। इसके बाद ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थना है जिन्हें सूक्त कहा गया, जो कि आपका 1000 नहीं 1028 है, ठीक है। ये आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका हिंदी से पता चला है, सैनिक का सही वर्तनी आपको बताना था। तो देखिए सैनिक आपका इस प्रकार लिखा जाता है। और एक आपका जो ओलंपिक वाला था वो विंटर का वेरीफाई हो गया है। वो विंटर ओलंपिक था, जो कि कहाँ हुआ है, तो आपका चीन में हुआ है। किसने होस्ट किया, तो शी जिनपिंग ने होस्ट किया है। उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों लगभग सारे प्रश्न जो कि हमने आपको बता दिए हैं, जो कि लगभग सारे प्रश्न 100% रियल हैं। और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाके वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपको हमने पहले ही बताया था वीडियो के शुरू में ही, ह्यूज और आपका जो PDF है दोनों लेना चाहते हैं तो मात्र 30 रुपये के पेमेंट दोनों ले सकते हैं। इसे एक लीजिएगा तो आपको 20 रुपये देना ही पड़ेगा। जो व्हाट्सअप नंबर आपको सामने दिया गया है वहाँ पर जाके आप कर लीजिएगा, वहीं से सारा जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप के वीडियो में, जब तक के लिए विदा लेते हैं। इसके अलावा चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत।